हाय एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज रेस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि जेकेएसएसबी ने जितने भी मेजर एग्ज़ाम्स थे, जैसे आपका अकाउंट असिस्टेंट था या फिर सब इंस्पेक्टर फाइनेंस, सब इंस्पेक्टर पुलिस, या उसके अलावा और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स थे जो लास्ट ईयर से पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी जो डेट्स हैं जेकेएसएसबी ने अनाउंस कर दी हुई हैं। और आपके वो एग्ज़ाम्स जनवरी, जैसे आपका अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो है वो 30th जो है इसी मंथ में होने वाला है। उसके साथ साथ जो आपके दूसरे एग्ज़ाम्स हैं वो भी कुछ जनवरी और फरवरी में होने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो ऑलमोस्ट आपकी ख़त्म हो चुकी होगी, क्योंकि ये लास्ट ईयर में एग्ज़ाम्स होने थे। तो इस टाइम पे जो है आपको करना सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो है रिवीजन करना है, और उसके साथ साथ आपको जितने ज़्यादा हो सकें तो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा लीजिए या फिर जो मॉक टेस्ट वगैरह हैं वो उठा लीजिए। तो सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस का। ठीक है गाइस, तो ये जैसा कि अभी हम लोगों ने सीरीज़ चलाया हुआ था कि जो रिसेंट में जेकेएसएसबी के एग्जाम्स हुए थे उनके अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये उसके ऊपर जो है थर्ड वीडियो है, जनरल साइंस के ऊपर। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने पहले 2 वीडियोस नहीं देखे हुए हैं तो आप लोग आई बटन के ऊपर जाके जो है उनको चेकआउट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 12 से 15 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सेक्शन में से। ठीक है गाइस, तो बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ के भी नोटिफिकेशन आपको आते रहें। ठीक है, साथ में मुझे जो है कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आपका स्कोर जो है आउट ऑफ 12 या 50 जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें से आपका कितना करेक्ट हुआ है। और ट्राई करिए पहले क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने के लिए, अगर नहीं होता है तो फिर ही सॉल्यूशन देखिए। ठीक है गाइस, तो जल्दी से देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। तो अब यहाँ पे देखो हमारा ये क्वेश्चन जो आया हुआ है ना, ये आया है फिजिकल क्वांटिटीज़ में से। अब देखो जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, एक होती है हमारे पास स्केलर और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटीज़। अब स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, यानी कि हमारे पास क्या होती है, उनकी सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे अगर मैं आपको बात बताऊं, जैसे हमारे पास मास होता है, मास सुना होगा ना आपने, मास को आप लोग एक्सप्रेस करते हो केजीज में। तो केजी यानी कि 6 kg, 5 kg, 10 kg जितना भी है, तो ये क्या होगी, उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ऐसे ही हमारे पास क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसके अंदर हमारे पास 2 चीज़ें होती है। एक तो उसकी क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है, यानी कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। दूसरा क्या होती है, उसकी डायरेक्शन होती है। तो अब क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये पूछा गया है कि इनमें से 4 फिजिकल क्वांटिटीज में से कौन सी ऐसी जो है आपकी क्वांटिटी है जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, यानी कि आपको स्केलर क्वांटिटी के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी जो होती है हमारे पास, ये होती है हमारी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसका डायरेक्शन भी होता है। सेम ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट भी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद फोर्स जो है वो भी हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और जो स्पीड होती है, स्पीड जैसे आप लोग बोलते हो 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, तो वो सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब स्पीड हमें ये नहीं बताती कि किस चीज़ की डायरेक्शन, ठीक है ना। जैसे वेलोसिटी होती है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन वो हमें डायरेक्शन के बारे में भी बताती है। ठीक है, लेकिन स्पीड हमें हमेशा किसके बारे में बताती है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में, ना कि डायरेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, स्पीड। ठीक है गाइस, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो अब यहाँ पे जो 4 स्टेट्स ऑफ मैटर लिखी हुई है, इनमें से सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग किस में होती हैं। तो इंटरमोलिकुलर आप समझते हो ना, कि जो हमारे पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है ना, तो इनमें से कौन सा जो स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें सबसे ज़्यादा होता है। आप लोग, अब ये सिंपल सी बात है, इसको कोई भी बच्चा भी आंसर कर सकता है, क्योंकि जो सॉलिड होते हैं वो रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं, उनमें पैकिंग जो होती है मॉलिक्यूल्स की, आइटम्स की, वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली होती है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन 2 गैस वेरिएबल्स आर शोन इन चार्ल्स लॉ। अब देखो ये गैस लॉ है हमारे पास, जैसे बॉयल्स लॉ भी होता है, गेल-लुसैक लॉ। तो जितने भी लॉज हैं हमारे बेसिक जो केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, उनके ऊपर भी क्वेश्चन जो है जेकेएसएसबी काफ़ी बार पूछता है। तो अब यहाँ पे चार्ल्स लॉ की बात कर रहे हैं कि चार्ल्स लॉ जो है वो कौन से 2 गैस वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप हमें बताता है। तो देखो जो चार्ल्स लॉ होता है ना, ये क्या कहता है कि अगर आप लोग प्रेशर को कांस्टेंट ले लो, तो उस टाइम पे जो हमारा वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का, जो वॉल्यूम होता है वो
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है उसके टेम्परेचर के। कब? जब आपने प्रेशर को कांस्टेंट लिया है, यानी कि वॉल्यूम जो होगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, यानी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस भी जो है वो बढ़ेगा। अगर आप लोग टेम्परेचर को कम करोगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस भी जो है वो कम होता जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या रहनी चाहिए आपके पास? जो आपका प्रेशर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी कि वो चेंज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट पता चल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम और टेम्परेचर की। तो यहाँ पे आप लोग देख लो टेम्परेचर और वॉल्यूम, यानी कि सी वाला जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोल इज द एसआई यूनिट ऑफ। मोल जो है वो एसआई यूनिट है किस चीज़ का? अब ये मोल जो है केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मोल जो है वो आपका किसी भी सब्सटेंस की जो क्वांटिटी होती है ना, उसके अंदर कितना अमाउंट है किसी एक सब्सटेंस का, तो उसको जो है हमें ये बताता है। यानी कि आपके पास कोई एक मटेरियल है तो उसके अंदर जो है मतलब कितना अमाउंट है किसी चीज़ का। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट जो है इसका नहीं आएगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है यही जो है हमें बताता है मोल के बारे में। ठीक है ना, तो मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस हैज़ द हाइएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। अब देखो रेडिएशंस का पेनिट्रेटिंग पावर पूछा गया है। अगर आप लोगों ने EMR देखा हुआ है, EMR यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम होता है, जिसके अंदर हम लोग अरेंज करते हैं अलग अलग टाइप की जो हमारी रेडिएशंस होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रिक्वेंसी एंड द वेवलेंथ। ठीक है, तो इस यहाँ पे 4 ऑप्शन में से आपसे पूछा गया कि सबसे ज़्यादा किसकी होती है। तो इंफ्रारेड रेडिएशंस की होती है, अल्फा की, बीटा की या फिर गामा की। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है वो होती है गामा रेडिएशंस की। क्यों? क्योंकि एक तो इनकी जो है ना सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, जितने भी टाइप की जो रेडिएशंस होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी जो किसकी होती है? गामा रेडिएशन की। और दूसरा जो है इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, दे डोंट हैव एनी चार्ज। तो जब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा तो जब ये किसी भी एक मैटर में से गुजरेंगी तो उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करती, यानी कि मैटर जो है इनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो ये उसके बीच में से गुजर जाती हैं, यानी कि उसको पेनिट्रेट करके चली जाती है ड्यू टू हाई एनर्जी और फ्रिक्वेंसी भी आप लोग बोल सकते हो। तो साथ ही साथ यहाँ पे चार्ज नहीं होता। तो ये था इसका करेक्ट ऑप्शन कि गामा रेडिएशन जो है वो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होती है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज नोन एज। अब जो जितना भी हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस चल रही है, बायोकेमिकल रिएक्शन चल रही है, उनका क्या होता है? कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। जैसे खाना खाया, डाइजेशन करी हम लोगों ने, जहाँ हम लोगों ने सांस ले रहे हैं, उसका जो है CO2 जो है एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। और भी ऐसे ही 1000 लैक्स ऑफ रिएक्शन जो है हमारे अंदर जो है चलती हैं, तो उनके लास्ट में क्या बनता है? हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। अब वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है हमारी बॉडी में से जब निकलता है बाहर, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो वो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्सक्रीशन बोला जाता है। और ये मेन काम जो होता है हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन का कौन करता है? आपको पता है, किडनीज करती है। तो देयर आर 2 किडनीज, बीन शेप्ड किडनीज जो है हमारी बॉडी के अंदर रहती है, जो मेन काम करती हैं एक्सक्रीशन का। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं, जैसे स्किन है। ठीक है, और भी छोटे मोटे होते हैं, लेकिन मेन काम जो है कौन करता है? किडनीज। तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्सक्रीशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। एक यूनिट एरिया के अंदर जो करंट फ्लो कर रही है उस चीज़ को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल पावर, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। तो देखो एक यूनिट एरिया की अगर ये बात कर रहा है तो यूनिट एरिया मतलब वहाँ पे डेंसिटी की बात हो रही है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये करंट डेंसिटी जो है ये हो गया कि एक यूनिट एरिया के अंदर कितनी करंट जो है फ्लो कर रही है, वो हमें कौन बताएगा? करंट डेंसिटी बताएगी। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, लाइट एयर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डैश। ठीक है, तो लाइट एयर जो होता है वो किस चीज़ को मेजर करता है? तो ये लाइट एयर जो होता है वो डिस्टेंस को मेजर करता है। जैसे आप लोग जानते हो कि हमारा सन जो है अर्थ से काफ़ी दूर है, तो देयर आर सम लाइट एयर्स। ठीक है ना, कुछ लाइट एयर्स हैं जिनकी दूरी के ऊपर जो है हमारा सन जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो लाइट एयर जो है किसका यूनिट होता है मेजरमेंट का? डिस्टेंस का। नेक्स्ट देखो, इन द ह्यूमन बॉडी द एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन डायरेक्टली इनटू। अब देखो हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, कुछ एक्सोक्राइन होते हैं, कुछ एंडोक्राइन होते हैं। अब जो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये अपनी जितनी भी टाइप की जो स्क्रीशंस होती है, जिनको हम लोग हार्मोन्स कहते हैं, ये डायरेक्टली कहाँ डालते हैं? तो ये डालते हैं ब्लड के अंदर। किसके अंदर डालते हैं? ब्लड के अंदर। जैसे आप लोगों ने सुना होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है,
उसके अलावा जो है और भी बहुत सारे ग्लैंड्स जो है हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। एड्रेनल ग्लैंड का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो हमारी किडनीज के ऊपर होता है, ठीक है, वो भी एक प्रकार का एंडोक्राइन ग्लैंड है। ऐसे ही बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। तो ये क्या बनाते हैं, हार्मोन्स, और हार्मोन्स का हमारी बॉडी के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है। तो अब ये अपनी डायरेक्ट जो है सिक्रेशन कहाँ डालेंगे, हार्मोन्स को कहाँ डालेंगे, ब्लड के अंदर डालेंगे। लेकिन जो दूसरे एक्सोक्राइन होते हैं वो ब्लड के अंदर नहीं डालते, उनके अंदर क्या होते हैं, डक्ट होते हैं। डक्ट्स मतलब छोटी छोटी पाइपें होती हैं, उनके थ्रू, जैसे लीवर के अंदर होती है, ठीक है ना, लीवर के अंदर डक्ट्स होती है। लीवर भी बहुत से किस्म के जो है हार्मोन्स वगैरह बनाता है, तो वो डक्ट्स के थ्रू आते हैं हमारे, ठीक है, बॉडी के अंदर। अब ये जो एंडोक्राइन होते हैं इनको हम लोग डक्ट लेस ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या था आपका, ब्लड। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिनोट द डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। तो ये भी एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे कौन सी टर्म जो है वो डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर को डिनोट करती है। तो आप लोगों को पता है जितने भी प्रकार का ऑर्गेनिक मैटर होता है, चाहे वो कोई गोबर है, कोई सड़े गले प्लांट्स हैं, पत्ते हैं, या कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल किसी भी टाइप का है, तो जब वो सड़ गल जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहा जाता है उसको, ह्यूमस कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ नेप्थालीन बॉल्स। अब देखो नेप्थालीन बॉल्स जो होती हैं वो, उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से बनती हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को मैं बताऊँ, नेप्थालीन आप लोगों ने देखा होगा, इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर होता है उसका, ठीक है ना। नेप्थालीन जो होती है, इसकी जो बॉल्स होती हैं, ये हम लोग कहाँ रखते हैं, अपने घरों में, यानी कि एज ए इंसेक्ट रिपेलेंट इसको हम लोग यूज़ करते हैं अपने कपड़ों वगैरह में, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे चूहे वगैरह जा सकते हैं, जो कीड़े मकोड़े वगैरह जा सकते हैं, वहाँ पे हम लोग रखते हैं इनको। तो इनका जो सोर्स है वो क्या होता है, तो देखो हमारे पास जो नेप्थालीन बॉल्स का जो सोर्स होता है दैट इज़ द कोल टार। कोल टार आप लोग जानते ही हो कि जब ये पेट्रोलियम हमारे पास उसकी रिफाइनिंग होती है, ठीक है ना, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग होती है, तो उसमें से नंबर ऑफ अलग अलग टाइप के जो है हमारे पास प्रोडक्ट्स निकलते हैं, पेट्रोल, डीजल, पैराफिन वैक्स, कोल टार, कोक वगैरह, है ना। ये बेसिकली होता सब कुछ, सब में होता क्या, कार्बन होता है, ठीक है। तो कोल टार इज द प्रोडक्ट फ्रॉम विच नेप्थालीन बॉल्स आर ऑब्टेन्ड, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास, व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ आयरन। ये क्वेश्चन भी देखो जेकेएसएससी ने पूछा हुआ, कितना सिंपल है कि आयरन का जो है केमिकल सिंबल क्या होता है, तो वो होता है Fe। तो अब आपको ये केमिकल सिंबल जितने भी मेन एलिमेंट्स होते हैं उनके आपको आने चाहिए, लेकिन ये आपको कोई सिंपल नहीं, जैसे कार्बन का है वो आपको पता है ये C होता है। जैसे अगर मैं आपको सोडियम का बोलूँ तो आपको पता है उसका Na होता है। ये कुछ ऐसे पूछेगा जो जनरली आपको नहीं आने वाले हैं। जैसे आयरन का मतलब आप सोच सकते हो कि I होगा, लेकिन इसका Fe होता है, ठीक है ना। इस टाइप के जो होंगे वो आपको पूछ सकता है, ठीक है गाइस। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस जो प्रीवियस आपके जो रिसेंट में एग्जाम हुए हैं जेकेएसएस में, उसमें पूछे गए हैं। तो प्लीज़ इनको सॉल्व करिए, पीछे जो 2 वीडियोस डाले हुए हैं उनको भी देखिए। इसके अलावा आपको किसी भी और चैनल से मिलते हैं, बुक में से मिलते हैं, जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं आप लोग उनको प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप एग्ज़ाम में जो है काफ़ी अच्छे से कर सकेंगे उसको, ठीक है। क्वेश्चन जो है आपके छूटेंगे नहीं। इसके अलावा जो है कोई टॉपिक के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है या फिर MCQs आपको और ज़्यादा चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी टाइप से हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।